नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हिंदी शुरू करने जा रहे हैं स्पेशल फॉर यूपी पुलिस, यूपी SSC पैट के लिए या फिर यूपी का कोई भी एग्जाम हो और SSC जीडी के लिए आपको पूरी हिंदी कराई जाएगी और बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। यूपी पुलिस से पहले आपकी हिंदी साहित्य भी और हिंदी व्याकरण भी सारी की सारी कवर करा दी जाएगी। तो दोस्तों, आज हिंदी शुरू करने जा रहे हैं स्पेशल फॉर यूपी पुलिस, यूपी SSC पैट और SSC जीडी आदि के लिए। तो दोस्तों, पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं समास। पहला टॉपिक शुरू करेंगे अपना समास। तो दोस्तों, समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है, समास इस तरीके से समास क्या होगा दोस्तों, ध्यान से एक बार दोबारा पूरा का पूरा टॉपिक एक बार ध्यान से सुन लेंगे। समास हो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया सार्थक शब्द बनेगा उसमें समास होगा, और उस सार्थक शब्द को बनाने की जो क्रिया है वह समास कहलाती है। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों का मतलब है चार राहों का समूह। तो देखिए, चार राहों का समूह, ये दो तो ज्यादा शब्द थे, इनसे मिलकर बना चौराहा। तो जो चौराहा शब्द है दोस्तों उसमें समास है, और जो चौराहा बोला यू है सामासिक पद। तो दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को क्या बोलेंगे, सामासिक पद, और उस सामासिक पद को बनाने की क्रिया समास कहलाती है। बात क्लियर होगी। परिभाषा समास की क्या बताया, दो या दो से अधिक, जैसे उदाहरण के लिए बताना राजपुत्र, उदाहरण के लिए समझेंगे ध्यान से, राजपुत्र। तो इसमें समास है, रियू बना किसका है भाई दोस्तों, राजा का पुत्र। तो यह चीज कार्य हम थोड़ा सा ध्यान दियो, ये है हमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बना हुआ है, यू बना नया सार्थक शब्द। इस सार्थक शब्द को हम बोल रहे हैं सामासिक पद या समस्त पद। इस नए सार्थक शब्द को क्या बोल रहे हैं हम, सामासिक पद या समस्त पद, और इस समस्त पद को बनाने की क्रिया ही समास कहलाती है। तो परिभाषा दोस्तों क्लियर होगी। सामासिक पद यू है और इसको बनाने की क्रिया, और बनेगा कैसे, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर यू बनेगा सामासिक पद। इस नाम सामासिक पद या समस्त पद के नाम से जानेंगे, और इसने बनाने की क्रिया क्या कहलाओगी, समास कहलाती है। तो दोस्तों, एक बार और समझेंगे बात ने, जो ये सामासिक पद बोल रहे हैं हम, इसमें है समास, ध्यान से समझेंगे। एक शब्द देगा उसमें समास है। तो सामासिक पद कौन सा है, राजपुत्र, तो इसमें समास है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके तो मर दे देगा राजा का पुत्र में कौन सा समास है, तब भी हमने यानी पहले तो यह बात क्लियर कर ले, सामासिक पद क्या है, समासिक पद क्या है, समास क्या है। तो समास क्या है देखिए, जानते हैं, दो या दो से ज्यादा शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाओगे, यू आया, इसने सामासिक पद या समस्त पद बोलेंगे, और इसने बनाने की क्रिया क्या कहलाओगी, समास कहलाओगी। दोस्तों, दोबारा भी पर बात करें, यू है सामासिक पद को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। सामासिक पद जैसे राजपुत्र लिख रहा, तो राजपुत्र को क्या लिखेंगे हम, राजा का पुत्र। कहीं लिख दिया हमने चौराहा, कहीं क्या लिख दिया अभी, चौराहा। तो चौराहा क्या है, सामासिक पद है, इस नगर तोड़ दें तो चार राहों का समूह। तो यह चीज अब क्लियर होगी दोस्तों। यू क्या है, एक सामासिक पद, समास जो होगा वो इसमें होगा, लेकिन समास इसमें होगा कौन सा, वो तभी पता कर पाओगे जब इसका विग्रह कर दोगे। ध्यान देंगे, सामासिक पद को पुनः उसके छोटे छोटे पदों में तोड़ने की क्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। समास विग्रह या व्यास कहलाती है। जैसे चार राहों का समूह न तोड़ोगे, देखिए चौराहा न तोड़ोगे, चार राहों का समूह,
तो यह जो तोड़ने की क्रिया है या समास विग्रह और इन्हें जोड़ के एक शब्द बना हुआ है वो सामासिक पद या समास कहलाता है। तो यहां एक चीज निकल कर आई दोस्तों, समास क्या है। देखिए दो या दो से शब्द जुड़ के बन गया, शब्दों तो जुड़ के बन गया, इन शब्दों तो जुड़ के बन गया, अर्थात बड़े अक्षर होता है, दो या दो से अधिक शब्द मिला है और एक नया शब्द बना हुआ है, और नया शब्द जो है इनका संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है। तो यहां इसका अर्थ भी निकल गया। और यूपी पुलिस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया था भाई कि समास का अर्थ क्या है। तो समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। समास का अर्थ क्या है दोस्तों, संक्षिप्त करना। इस चीज ने पॉइंट ने नोट कर लेंगे। इस यूपी पुलिस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था समास का अर्थ क्या है। तो समास का अर्थ क्या है, संक्षिप्त करना। संक्षिप्त का मतलब है छोटा करना, अर्थात ध्यान देंगे यूस बड़े रूप तय छोटा प्राप्त होया, इसका और इसका दोनों का अर्थ बराबर है। तो इनका छोटा रूप क्या कहलाएगा, समास। देखियो चार राहों का समूह ने क्या बोलेंगे, चौराहा। ये जो छोटा रूप है इसमें क्या है, समास, और इसने छोटा करना ही किसका काम है, समास का काम है। तो समास का अर्थ क्या है, संक्षिप्त करना। नोट करते रहेंगे, हर एक पॉइंट नोट करोगे। कॉपी अगर ईमानदारी तक बनाओगे, अगर ईमानदारी तक कॉपी बनेगी तो हिंदी की 100% गारंटी देंगे हम कि एक भी क्वेश्चन आपकी कॉपी तक बाहर नहीं आएगा। और यह चीज भी आप लोगों को बता दे कि किसी भी एक आदमी को फॉलो कर लोगे तो शायद ये जरूरी नहीं है हम ही फॉलो करने, कोई भी एक ऑनलाइन चैनल पकड़ो उस पर 100% बिलीव करोगे, लेकिन उससे पहले बिलीव करने से पहले थोड़ा सा कंटेंट जरूर जांच ले। ऐसा ना हो बिलीव का मतलब यूं नहीं है कि कोई भी चैनल खोल ले उससे स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले अपनी क्वेरी करें कि कौन सा चैनल बेस्ट रहेगा किस सब्जेक्ट के लिए। हो सकता है एक चैनल पे एक सब्जेक्ट बेस्ट हो दूसरा ना हो, तो पहले बेस्ट का चुनाव करो, और जो चुनाव कर लिया तो उसके बाद एक को ही फॉलो करते रहो। सफलता आपके चरणों में जरूर मिलेगी, चरणों में ध्यान देगी। तो यह चीज ध्यान दे। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त करना। परिभाषा अगर पूछी तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए सार्थक शब्द बनाने की क्रिया समास कहलाती है। और इस परिभाषा में नोट करे हुए भी मिलेंगे। तो देखिए ध्यान दे युरा भाई, समास की परिभाषा क्या है, क्या दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने सार्थक शब्दों को क्या कहें, सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। तथा समस्त पद बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, समास। जैसे उदाहरण दे दिया अभी, जेब को कतरने वाला। देखियो जेब को कतरने वाला, और उसके बराबर लिख दें हम जेब कतरा। तो ये तो करता हो, दो या दो से अधिक शब्द मिले और इन शब्दों ने मिलकर एक नया शब्द सार्थक शब्द बना, इन्ना बोल रहा हो सामासिक पद। और इस सामासिक पद को जो बनाने की क्रिया है उसने बोल रहा हो समास। ध्यान से समझते रहेंगे। जेब को कतरने वाला बराबर के लिखा जेब कतरा। और देखियो इनको सबका छोटा रूप यानी संक्षिप्त रूप भी है। तो समास इस शब्द में है, तो डायरेक्ट मारते एक समास देगा, एक शब्द देगा, उसमें पूछ लेगा समास कौन सा है इस शब्द में। तो किसी भी शब्द में समास निकालने से पहले उसका समास विग्रह करेंगे। विग्रह भी समझा था दोस्तों, यू है समासिक पद, और सामासिक पद को पुनः उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना समास विग्रह या व्यास कहलाती है। तो किसी भी पद में कौन सा समास है ये जानने के लिए उसका विग्रह भी जरूरी है, और विग्रह क्या है यह भी जानना जरूरी है। और समास क्या है, संक्षिप्त रूप समास है, और इसके बड़ा रूप इसका समास विग्रह है। तो दोस्तों एक चीज और समझ लेंगे, जो सामासिक पद हो जेब कतरा, देखिए ध्यान से भाई, यंत्र इसकी भी जरूरत पड़ेगी। जेब कतरा जो सामासिक पद हो, इसमें दो पद हैं, एक पूर्व पद जेब और एक उत्तर पद कतरा। पहले पद न बोलना है हम पूर्व पद और दूसरे न बोलना है हम उत्तर पद। तो सामासिक पद जो होगा उसमें दो पद होंगे। सामासिक पद जो होगा उसमें दो पद होंगे। पहले पद ने पूर्व पद और दूसरे पद ने उत्तर पद कहते हैं। तो जैसे जेब कतरा है तो जेब कतरे में पूर्व पद जेब और उत्तर पद कौन सा होगा, कतरा। इनकी जरूरत क्यों पड़ी, आगे चल के जो समास आएंगे उनकी परिभाषा में यह चीज आएगी कि इस समास का पूर्व पद प्रधान है, इस समास का उत्तर पद प्रधान है। तो वहां से एकदम क्लियर हो जाएगा, पूर्व का मतलब पहला और उत्तर का मतलब दूसरा पद प्रधान है, और प्रधान का मतलब मैन है, उस पर सारा ही निर्भर है क्वेश्चन।
तो समास की परिभाषा नोट करते रहेंगे, स्क्रीनशॉट तक कोई काम नहीं चलेगा। स्क्रीनशॉट ले रहे तो दिल ना समझा रहे, बस इतना है, हर चीज नोट करते रहें। दोस्तों क्या बता, समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल रहा, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाए, इन्हें सामासिक पद बोल रहे हैं। और इस सामासिक पद को बनाने की क्रिया क्या कहलाओगी? समास। सामासिक पद में दो पद हो, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, और पूर्व पद उत्तर पद को पुनः उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाओगा? समास विग्रह या व्यास कहलाती है। और यंत्र भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था भाई। देखिए लोग यही चीज बताई भी, सामासिक पद क्या हो? सामासिक पद में दो पद, एक प्रथम पद को पूर्व और अंतिम को उत्तर पद कहेंगे। जैसे इनमें बताना हमने प्रथम पद कौन सा है और पूर्व पद कौन सा है या उत्तर पद। तो देखिए राजपुत्र में जो पूर्व पद है वो राज, और उत्तर पद कौन सा है भाई? पुत्र। यानी अगर दो भागों में तोड़ा है तो पहले भाग ना हम बोल रहे हैं पूर्व पद और दूसरे भाग ना बोलेंगे हम उत्तर पद। ऐसे जेब कतरा में बता ही दिया भाई, जेब पूर्व पद और कतरा उत्तर पद होगा। तो सामासिक पदों में दो पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। किसी समास में कोई पद प्रधान होगा, किसी में कोई पद प्रधान होगा। वो जैसे जैसे हम बढ़ते चलेंगे एक चीज समझते चले जाएंगे और एक चीज नोट करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है समास विग्रह। शायद परिभाषा हम आपको बता ही चुके हैं। क्या बताया? सामासिक पदों को उनके छोटे छोटे पदों में तोड़ना समास विग्रह या व्यास कहलाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया भाई। समासिक पदों यानी उनके शब्दों को या शब्द को उनके छोटे छोटे पदों में तोड़ना, यू है संक्षिप्त रूप क्या कहलाएगा? समास। और संक्षिप्त रूप को यानी छोटे रूप को बड़ा रूप करना समास विग्रह या व्यास कहलाता है। और यंत्र डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया भाई, जो छोटे छोटे यानी समासिक पद को उसके छोटे छोटे पदों में तोड़ना क्या कहलाएगा? समास विग्रह। या तो समास विग्रह ऑप्शन में मिलेगा या नहीं बोलेंगे व्यास। जैसे नीलकमल, ये नीलकमल जो है ये संक्षिप्त रूप है, इसमें तोड़ोगे नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ये हो गया समास विग्रह। तो इसका समास विग्रह करा, ये परिभाषा क्या है? समास विग्रह की छोटे छोटे पदों में तोड़ना। तो इसको छोटे छोटे पदों में तोड़ दो, ये क्या कहलाएगा? समास विग्रह। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। तो चौराहा तोड़ दिया हमने शब्दों में उसके छोटे छोटे, तो ये क्या है? इसके समास विग्रह। जेब कतरा भी कर लिया भाई, जेब को कतरने वाला। राजपुत्री, राजा की पुत्री, राजा की पुत्री, और ये पहले ही समझा दिया भाई। तो देखिए ध्यान दें, ये शब्द है, ये संक्षिप्त रूप है और ये इसका दीर्घ रूप है, और संक्षिप्त रूप तक दीर्घ रूप बनाना ही समास विग्रह कहलाता है। अर्थात उस संक्षिप्त रूप को खंडाना, खोलना ही समास विग्रह या व्यास कहलाता है। और इनको पुनः जोड़ना यू समास कहलाता है। और इस पद को क्या करें हम? समासिक पद। और इसका पहला पद सामासिक पद का पूर्व पद, जैसे नीलकमल में नील पूर्व पद और उत्तर पद कमल होगा। तो किसी भी समास का पूर्व पद और उत्तर पद किसमें प्रधान है, किसमें अप्रधान है, किसमें गुण है, ये सब की जानकारी लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। समास, एक तो हमने पढ़ ली समास की परिभाषा और दूसरा पढ़ ली हमने समास विग्रह की परिभाषा। और दोनों किस तरह जुड़ रही? सामासिक पद है। छोटे छोटे शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना, सामासिक पद बनाना, उसने बोला हम समस्त पद, और उसको बनाने की क्रिया समास। और उस सामासिक पद को पुनः उसके छोटे छोटे शब्दों में तोड़ना समास विग्रह या व्यास कहलाती है। तो दोस्तों बात करते हैं समास की, तो समास के भेद की। अब तक तो हमने परिभाषा पढ़ी समास की और समास विग्रह की, दोनों की परिभाषा अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं समास के भेद। दोस्तों समास के 6 भेद हैं, समास के 6 भेद हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 क्रमधारय, और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। और हर एक समास ने 1 by 1 भी पढ़ेंगे और इनकी शॉर्ट ट्रिक एक टेबल बनाकर लिख भी लेंगे, उस टाइम समास कौन सा है वो निकाल पाओगे। लेकिन समास निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है हमने विग्रह
विग्रह करना आना जरूरी है। विग्रह का मतलब उसका तोड़ना जरूरी है। अगर तोड़ना आ गया हमारे पास तो तोड़ने के बाद उनके बीच जो विभक्तियां आएंगी मैं ही बताऊंगी कि इसमें कौन सा समास है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, समास के भेद। और इस पॉइंट ने स्टेबल ने एक अक्षर ध्यान से उतार लियो, पूरा का पूरा समास खत्म हो जाएगा स्टेबल पे। लेकिन इसने समझाऊंगे भी, एक्सप्लेन भी करेंगे डिटेल में, लेकिन पहले इसने उतार लियो। उनका समास के भेद कितने हैं दोस्तों, थोड़ा सा भी स्लिप हो गया। समास के भेद, तो समास के भेद कितने हैं भाई, समास के बताए भी 6 भेद है भाई। कितने भेद है, 6। समास के 6 भेद है। नंबर 1 क्या बताया, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है, नुके अव्यय या उपसर्ग और प्लस एक शब्द मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, डिटेल में बाकायदा एक चीज डिटेल करेंगे, पहले इन्हें उतार लो। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, नु क्या विग्रह करो उसका, और विग्रह करने के बाद उनके बीच विभक्ति आवेंगी। कौन सी विभक्ति, का, की, के, को, के द्वारा, से, में, पर। ये विभक्ति अगर बीच में आई विग्रह करने पर, जैसे राजा पुत्र, ये भी लिखा हमने राजपुत्र, राजा का पुत्र, बीच में क्या आया, का, और बीच में का आया, तो कौन सा समास है उसमें, तत्पुरुष। यानी शब्द जरूरी है विग्रह करना। विग्रह करने के बाद बीच में जो विभक्ति आई, जैसे राजा की पुत्री, बीच में क्या आया, की, और विभक्ति की आई, तो कौन सा समास है उसमें, तत्पुरुष समास। अर्थात शब्द पहले एक शब्द होगा, उस शब्द का विग्रह करेंगे, विग्रह करने के बाद जो विभक्तियां उनके बीच प्रकट होगी, उनते ही सारा सिस्टम हैंग होगा, यानी पूरा का पूरा समास खत्म होगा। दोस्तों द्वंद्व समास में क्या बताया, क्या सारे तो विलोम शब्द, और विग्रह करने पर क्या आना चाहिए, विग्रह करने पर आना चाहिए और, एवं, अथवा, तथा, या विग्रह करने पर शब्द जरूर चीज, ये भी चीज कि विग्रह करने पर बीच में ये विभक्ति आई तो तत्पुरुष, विग्रह करने पर बीच में ये शब्द आए तो द्वंद्व समास। फिर आया द्विगु। द्विगु में क्या बताना, क्या प्रथम पद संख्यावाचक होगा, प्रथम पद संख्यावाचक। जैसे प्रथम पद संख्यावाचक दोपहर, दोपहर, तो दो का मतलब दो, और दोपहर का मतलब दो पैरों का समूह, तो पहला शब्द संख्या है। तिरंगा 3 रंगों का समूह, तो 3 आ गया। पंचवटी 5 वटों का समूह, 5 आ गया। पंजाब 5 नदियों का समूह, 5 आ गया भाई। त्रिभुवन 3 भवनों, यानी जिन शब्दों का पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक होगा, वहां कौन सा होगा, द्वंद्व समास, द्विगु समास होगा। और द्वंद्व में क्या बताया कि विग्रह करो और उनके बीच और, अथवा, एवं और या होगा। और ध्यान दें इनमें योजक चिन्ह भी मिलेगा, इन शब्दों में योजक चिन्ह भी प्राप्त होगा। और योजक चिन्ह बोले तो डैश के समान, इस टाइप का एक योजक चिन्ह। द्वंद्व समास की यह पहचान भी, और अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाए, वह समास जिनमें प्राय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जिन शब्दों में प्राय क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण। जैसे अगर बात करो माता पिता, क्या लिख दिया भाई, माता पिता, दोनों के बीच क्या आया, योजक चिन्ह आया। विग्रह करोगे तो क्या बोलोगे, या तो बोलोगे माता और पिता, या बोलोगे माता तथा पिता, या बोलोगे माता एवं पिता, या फिर बोलोगे माता या पिता। विग्रह करने पर उनके बीच में क्या उत्पन्न हो सके, केवल ये चिन्ह, ये कारक चिन्ह आ सके, या विभक्ति आ सके, अर्थात और, एवं, तथा, या, ये इनका ही प्रयोग होगा। इन हम अव्यय भी बोल रहे हैं, जब अव्यय पढ़ोगे तब पढ़ोगे। तो यहाँ तक बोल रहे हम कि जिन शब्दों के बीच या तो योजक चिन्ह, तब भी हमने कहाँ भेज दिया, द्वंद्व समास में। या फिर इनका विग्रह करो, विग्रह करने पर क्या प्राप्त हुआ है, और, अथवा, एवं, या, तो भी क्या जाएगा, द्वंद्व समास के अंतर्गत ही जाएगा। द्विगु का बता दिया, प्रथम का पद क्या होगा, संख्यावाचक। द्विगु समास में क्या बताया, प्रथम पद संख्यावाचक होगा। उदाहरण समझाई दिए। कर्मधारय, ध्यान से समझेंगे, परिभाषा भी आओगी और नोट भी। नुका जिन समास में प्रथम पद यानी पूर्व पद व उत्तर पद के बीच उपमेय उपमान का संबंध हो, या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध हो, या फिर विग्रह करो और विग्रह करने के बाद ये शब्द आएंगे। अगर विग्रह करने के बाद ये शब्द है जो के समान रूपी तथा काम धारण करने वाला भी, जैसे ध्यान से समझेंगे बात ने, एक पॉइंट समझते रहेंगे। उपमेय उपमान का मतलब है जहां तुलना की जाए, उपमेय उपमान का मतलब जहां तुलना की जाएगी वहां उपमेय उपमान है। कैसे, ध्यान से समझो। जैसे दे दिया हमने चंद्रमुख, तो यहां तुलना हो रही, चांद तक तुलना की गई मुख की, तो कौन सा समास है, चंद्रमुख में कौन सा समास हो गया, कर्मधारय। यानी जहां दो चीजों के बीच तुलना होगी, एक साधारण चीज की तुलना किसी स्पेशल चीज से होगी। जैसे साधारण मुख यानी मुख, चंद्रमुख का मतलब है चांद के समान मुख, तो चांद वह प्रसिद्ध चीज है और वो साधारण चीज है क्या, मुख, तो मुख की तुलना चांद तक की गई। लेकिन एक चीज ध्यान रहे बस, जहां भी तुलना की जाएगी, जहां भी तुलना की जाएगी वहां क्या होगा, कर्मधारय समास। जैसे चंद्र कमल,
चंद्र कमल कह लो या चरण कमल बोल दें, चरण कमल, तो कमल के समान चरण, यानी तुलना ही तो हो रही, या फिर विग्रह करने पर क्या रहा बीच में, है जो और के समान या रूपी शब्द प्राप्त होगा, कि है जो के समान या रूपी शब्द। जैसे ये भी बता चरण कमल, चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण बोल सके हम, या चरण कमल के समान चरण, यानी विग्रह करोगे, तोड़ोगे, तोड़ने के बाद ये शब्द आएंगे उनके बीच में। जैसे देहलता, देहलता यानी लता के समान, देह लता के समान मतलब लचीले देता मतलब है यहाँ से। क्रोधाग्नि यानी क्रोधाग्नि का मतलब है क्रोध रूपी अग्नि या अग्नि के समान क्रोध। तो जिन शब्दों न तोड़ोगे और तोड़ने के बाद बीच में के समान है के जैसा या रूपी शब्द प्राप्त होगा तो कहाँ जाएगा, वो क्रमधारय के अंतर्गत जाएगा। दूसरी बात, उनके बीच क्या होगा, है जो भी होगा, क्या होगा भाई, है जो। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ ना तोड़ोगे तो तोड़ने के दो तरीके, नीला है जो कंठ और नीला है जिसका कंठ। तो ध्यान से समझेंगे, नीला है जो कंठ बोल दिया तो चला जाएगा कहाँ, क्रमधारय के अंतर, और नीला है जिसका कंठ बोल दिया तो द्विव बहुव्रीहि के अंतर्गत चल जाएगा। उसने बाद में डिस्कस करेंगे। तो यंत्र एक चीज हो रहा है, देखिए उपमेय उपमान तो हमने बता दिया जहां तुलना की जाएगी। अगर दो के बीच तुलना हो रही है एकदम बोल देंगे क्या, कौन सा समास है इसमें, क्रमधारय। तुलना कैसे बताई भी, चंद्रमुख, चरण कमल, देहलता, क्रोधाग्नि, इस तरीके से, यानी अग्नि तो तुलना हो रही क्रोध की, देहलता शरीर की तुलना, देह की तुलना हो रही किससे, लता थे, क्रोधाग्नि क्रोध अग्नि की हो रही। दूसरा क्या बता, मर्गनैन, मर्गनैन यानी जो नैन है वह तुलना हो रही किससे, मर्ग थे, हिरण तक तुलना की गई। देखियो गजगामिनी, गजगामिनी यानी गज मतलब हाथी की तरह चलने वाली, तो यानी जहां तुलना, गजगामिनी का मतलब हाथी की तरह चलने वाले, तो तुलना हो रही जो हाथी की तरह चलता है, जो मर्गनैन, मर्ग के समान नैन, मर्ग जैसे नैन, तो जहां तुलना की जाएगी वहां उपमेय उपमान। दूसरा है विशेषण विशेष्य संबंध, ध्यान से समझियो भाई, विशेषण विशेष्य, विशेषण क्या हो, किसी संज्ञा या सर्वनाम की जिन शब्दों के द्वारा विशेषता प्रकट की जाए वे विशेषण कहलावे। और विशेषण का मतलब है किसी की गुण दोष रंग रूप बताना ही विशेषण कहलावे। जैसे नीलकंठ, नील का मतलब है नीला, और यू क्या है, रंग, और रंग जो है विशेषण के अंतर्गत आओगा। तो आगे तो यह चीज ध्यान रखेंगे, जिस भी शब्द का प्रथम पद रंगवाचक विशेषण है वो भी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा भाई, क्रमधारय के अंतर्गत। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला मतलब रंग, और जितने भी रंग हैं वे सब विशेषण हैं, और जब विशेषण आया पहला शब्द तो कहाँ जाएगा, क्रमधारय के अंतर्गत। लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल क्या है, रंग, और रंग है विशेषण, और जिसका पहला पद विशेषण वो कहाँ जाएगा, क्रमधारय के अंतर्गत जाएगा भाई। जैसे नीलोत्पल, नीलोत्पल मतलब नीला, और जहां भी नीला शब्द आया यानी रंग आया तो विशेषण, और विशेषण है तो कहाँ जाएगा, क्रमधारय के अंतर्गत ही जाएगा। तो दोस्तों यह चीज ध्यान समझेंगे, विशेषण जिसका प्रथम पद विशेषण हो, अगर संख्यावाचक विशेषण है तो चलेगा द्विगु में, और बाकी अगर विशेषण है तो कहाँ चल जाएगा, क्रमधारय में। जैसे काला सांप, सांप क्या है, एक संज्ञा है, सांप जब संज्ञा सर्वनाम पढ़ोगे तो पढ़ लेंगे। काला सांप, काला क्या है, रंग, रंग क्या है विशेषण, अगर विशेषण है तो कहाँ चलेगा, क्रमधारय में। मोटा आदमी, आदमी है संज्ञा, और आदमी की विशेषता है कि वो कैसा है, मोटा, कैसा है वो, मोटा, यानी शब्द पहले कैसा लगाओगे अगर उसका उत्तर आया तो वो विशेषण ही है। जैसे भी काला सांप, कैसा सांप, काला, मोटा आदमी, कैसा आदमी, मोटा, तो जो भी उत्तर में आ रहे कैसे के उत्तर में आए विशेषण है, और जिसका पहले विशेषण लग रहा है वो कहाँ चले जाएगा, क्रमधारय के अंतर्गत चले जाएगा। दोस्तों कहाँ चले जाएगा भाई, क्रमधारय के अंतर्गत ही चले जाएगा। इस तरह क्लियर हो गया कि जहां विशेषण विशेष से संबंध होगा वे भी क्रमधारय में ही जाएंगे। नेक्स्ट के बताया अभी, क्रम को धारण करने वाला, यानी जो आदमी, जो व्यक्ति किसी क्रम के करने तक जाना जाए। जैसे लोहे का काम करने वाला लोहार, तो लोहार भी क्रमधारय में। सोने का काम करने वाला सुनार, सुनार भी क्रमधारय में। यहाँ किसी जाति का नाम नहीं है, सुनार जाति नहीं है, यहाँ काम को धारण करने वाला, दूध को देने वाला, दूध को लेने वाला क्या है, दूधिया, तो दूधिया शब्द में भी क्रमधारय ही है। किसान, खेती करने वाला किसान ही है तो किसान शब्द में भी क्रमधारय है। यानी किसी क्रम को धारण करने की वजह से उसकी पहचान अगर है तो वो क्रमधारय के अंतर्गत है। जैसे लोहार लोहे का काम करने की वजह से,
सुनार सोने का काम करने की वजह से, किसान खेती का काम करने की वजह से, मिट्टी का काम करने की वजह से कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने की वजह से कुम्हार। यानी जिन शब्दों को उसके क्रम की वजह से पहचान मिली वे शब्द कहाँ जाएंगे, क्रमधारय। नाम तो ही क्लियर हो रहा, क्रम मतलब काम और धार्य मतलब धारण करने वाला। तो क्रम को धारण करने की वजह से ही जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई, न कि किसी जाति विशेष का नाम लिया हमने, वे शब्द कहाँ जाएंगे, क्रमधारय के अंतर्गत जाएंगे। लास्ट पद है भाई, क्या क्या है, बहुव्रीहि समास। मोस्ट इंपोर्टेंट है और आसान भी है दोस्तों। बहुव्रीहि समास के क्या है, इसमें ना तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद गौण होते हैं। गौणों का मतलब है इनकी कोई महत्ता नहीं है, अर्थात अप्रधान है, इनको कोई भी प्रधान नहीं है। पहला पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण है, दोनों अप्रधान है, परंतु दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करें, दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करें तो वहां क्या है, बहुव्रीहि समास है दोस्तों। कैसे अगर बात करें, लंबोदर, लंबोदर, लंबा उदर, ये दोनों अपने आप में क्या, कोई भी शब्द का कोई भी मोल नहीं है, कोई भी अर्थ जो है लेकिन तीसरे की ओर। दोनों अगर मिला दोगे, लंबोदर किसकी ओर इशारा कर रहा है, गणेश की ओर इशारा कर रहा है। तो ध्यान से एक चीज आई समझ में कि भगवानों के नाम के पर्यायवाची बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि लंबोदर जो है पर्यायवाची वो किसका है, गणेश का। तो लंबोदर कहाँ चला गया, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। नीलकंठ, ये भी देखिए जानते हैं, नीलकंठ यहाँ भी बताया कायम क्रमधारय में, क्योंकि नीला है जो कंठ, नीला है रंग और रंग है विशेषण, विशेषण है तो क्रमधारय में भी जाएगा। लेकिन नीला है जिसका कंठ, तो वो इशारा कर रहा है शिव की ओर, अर्थात भगवान शिव का पर्यायवाची है नीलकंठ, इसलिए कहाँ जाएगा बहुव्रीहि में। तो इसके अंतर्गत पर्यायवाची होंगे भगवानों के नाम के पर्यायवाची। जैसे गजानन, गजानन या दशानन। दशानन अगर बोल रहे तो दशानन किसकी ओर इशारा कर रहा, दशानन में अपने आप का कोई शब्द नहीं, लेकिन तीसरे ओर की इशारा कर रहा, किसकी ओर, रावण की ओर इशारा कर रहा दशानन। लंबोदर, चक्रपाणी, चक्रपाणी, वीणा पाणी, वीणा को धारण करने वाला कौन है, सरस्वती। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला कौन है, ब्रह्म विष्णु। और यंत्री चक्रधर भी बोल सके हैं, चक्रधर का मतलब है चक्र को धारण करने वाला, चक्र को चलाने वाला विष्णु भगवान। लंबोदर किसकी ओर इशारा कर रहा, गणेश भगवान की ओर इशारा कर रहा भाई। तिरलोचन, तीन लोचन यानी तिर नेत्रों वाला शिव की ओर इशारा कर रहा। तो तिरलोचन किसका है, शिव का ही पर्यायवाची है दोस्तों। किसका पर्यायवाची है, शिव। तो यानी कह सके हम भगवान के नाम के सभी पर्यायवाची कहाँ चले जाएंगे, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत चले जाएंगे। जैसे गजानन, दशानन, लंबोदर, चक्रधर, चक्रपाणी, वीणापाणी, चक्रधर, वीणापाणी। हनुमान जी का महावीर, महान है जो वीर, लेकिन महान वीर यानी विग्रह करने पर अगर बीच में है जो ले आए, महान है जो वीर, तो क्रमधारय के अंतर्गत भी चले जाएगा। यानी विग्रह करने का तरीका भी डिपेंड करेगा वो समास कौन सा है। जैसे नीलकंठ में क्या बताया, नीला है जो कंठ, अगर बीच में है जो लिया हम तो कहां भेज देंगे, क्रमधारय के अंतर्गत। और बीच में लिया नीला है जिसका कंठ, तो जिसका मतलब भगवान शिव की ओर इशारा कर रहे, तो कहां चल जाएगा, वो बहुव्रीहि के अंतर्गत चल जाएगा। तो इनसे इस चीज का क्या शिक्षा मिल रही है, हमने इस चीज का पता लग रहा है कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके अंतर्गत दो दो समास हो सकते हैं। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, अगर जिसका बोल दिया तो भगवान कृष्ण की ओर इशारा कर रहा, तो चल जाएगा बहुव्रीहि के अंतर्गत। और पीतांबर, पीला है जो अंबर, है जो लगाया तो कहां चल जाएगा, पीला है विशेषण, और विशेषण है तो कहां चल जाएगा, वो क्रमधारय के अंतर्गत चल जाएगा दोस्तों। तो क्रमधारय के, तो इस टेबल ने बिल्कुल आराम से धैर्य पूर्वक पहले वीडियो रोक के भाई और तब उतारेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे समास की जन्म जात्री है यह टेबल। अगर यह हमारी याद है और बीच डिटेल हमने समझ लिया तो एक चीज हमारी उंगलियों पर होगी। चलिए शुरुआत करते हैं डिटेल तक की। अव्ययी भाव की हमने परिभाषा नहीं बताई, बाकी सब डिटेल तक बता दिया कि विग्रह करने पर अगर ये विभक्ति आई तो तत्पुरुष समास, विग्रह करने पर और एवं तथा या आया तो द्वंद्व समास, पहला पद विग्रह करने पर संख्या आया तो द्विगु समास, विग्रह करने पर क्या बता रहे हम, अगर तुलना की गई तो भी क्रमधारय, पहला शब्द विशेषण आया तो भी क्रमधारय, विग्रह करने पर है जो के समान रूपी आया तो भी क्रमधारय, और क्रम को धारण करने वाला भी क्रमधारय, और बहुव्रीहि में तीसरे पद की ओर इशारा करेगा, और सभी पर्यायवाची भगवानों के नाम के भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अव्ययी समास को डिटेल में पढ़ेंगे भाई। देखियो अव्ययी समास परिभाषा क्या करी, देखिए ध्यान से भाई। नु क्या, इसका पूर्व पद या तो कोई उपसर्ग होगा या कोई अव्यय होगा, तो उसे शब्द को इस शब्द में अव्ययी भाव समास होगा।
और अव्ययी भाव समास की पहचान, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अव्ययी भाव कैसे बना, एक शब्द का पहला उपसर्ग या अव्यय जोड़ने था जो बनेगा वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जाएगा। कैसे दोस्तों, ध्यान से समझोगे। उपसर्ग और अव्यय में अंतर क्या है, अब ध्यान से सुनो। उपसर्ग का मतलब यू है शब्द का छोटा सा अंश, शब्द का अंश। किसी शब्द से पहले शब्द का छोटा सा अंश जुड़ के अगर उसका अर्थ परिवर्तन कर रहा तो उस शब्द में नाम उपसर्ग बोल रहे हैं। और किसी शब्द से पहले शब्द जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तन कर रहा तो जो पहला शब्द जुड़ा वो अव्यय है। छोटी सी भाषा में समझ में आ गई। नुका शब्द देखिए, जानते हैं किसी शब्द से पहले अगर कोई शब्दांश जुड़ा है, शब्दांश, तो ये तो है उपसर्ग। और किसी शब्द से पहले अगर कोई शब्द जुड़ा तो वो है अव्यय, यू शब्द है फिर वो अव्यय। इसका मतलब क्या, ध्यान से समझियो। यू तो पूरा शब्द ही मिलेगा लास्ट में, और शब्द से पहले शब्द का अंश, अंश का मतलब है जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, जो अपने आप में पूर्ण नहीं होगा वो शब्दांश कहलाओगा, और जो अपने आप में पूर्ण है वो शब्द कहलाओगा। और जो शब्द से पहले शब्द आया तो अव्यय, और शब्द से पहले शब्दांश आया तो वो उपसर्ग कहलाओगा। अब क्लियर होगा। इसका मतलब कुछ शब्द होंगे उनसे पहले या तो कोई शब्द जुड़ रहा होगा या शब्द का अंश, तो यह चीज करें हम। उपसर्ग कौन कौन से हो, तो उपसर्ग क्या है, एक पूरा का पूरा टॉपिक भी है भाई, और उसके बारे में छोटा सा यहाँ ध्यान से देख भी लेंगे। उपसर्ग का मतलब है पूरा शब्द ना होकर उस शब्द का छोटा सा अंश है जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि शब्द हो सार्थक अर्थ वाला, यानी जिसका अर्थ हो वो शब्द है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। ये तो शब्द का छोटा सा टुकड़ा है, अंश है छोटा सा, लेकिन काम क्या है इसका, किसी शब्द से पहले जुड़ेगा और उसका अर्थ परिवर्तन कर देगा। जैसे ज्ञान, तो ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान का अर्थ है भाई बुद्धि थे, बुद्धि थे भाई, और ज्ञान से पहले भी लगाया तो ये बन गया विज्ञान। इसका मतलब ये शब्द था ज्ञान, उससे पहला जोड़ा शब्दांश, तो इसका अर्थ परिवर्तन कर दिया। विज्ञान का मतलब ऐसा ज्ञान जो विज्ञान से संबंधित है, वैज्ञानिक से संबंधित है, विज्ञान कहलाता। तो वी क्या है यहाँ, उपसर्ग है, क्योंकि इसका अपना अर्थ नहीं है, यू है शब्द। तो शब्द से पहला शब्दांश जुड़ा तो यू क्या है, उपसर्ग। और किसी शब्द से पहला उपसर्ग जोड़ोगे तो कहाँ जाएगा वो, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही जाएगा। जैसे समझ सके हम, बकाया, क्या लिखा है भाई, बकाया, बकाया, बाकायदा, बाकायदा। देखिए जानते हैं कायदा अपने आप में शब्द है, काया अपने आप में शब्द है, उनसे पहले की जुड़ रहा बा, और बा का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है लेकिन उनसे पहले जुड़कर उसका अर्थ चेंज कर रहा। काया मतलब शरीर था, लेकिन काया मतलब धन से भी था, बकाया मतलब वो धन जो अब तक नहीं दिया गया। बाकायदा, कायदा मतलब कायदा कानून की तरह, यानी रूल की फॉलो करोगे तो कायदा, और बाकायदा बोले तो बाकायदा यानी नियम सहित। तो यंते अच्छी समझ में आ रही कि कायदा, काया इनका अपने आप पर एक शब्द है, लेकिन बा इससे पहले जो जुड़ा है इसका कोई अर्थ नहीं था, यू है कि शब्दांश, और इसे नहीं बोलेंगे हम क्या, उपसर्ग। और शब्द पहला शब्दांश या शब्द पहला शब्द जुड़ा मिला तो कहाँ भेज देंगे, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। जैसे अनुगमन, गमन एक शब्द है, उससे पहले अनु जोड़ दिया, अनु का कोई अर्थ नहीं था तो कहाँ चलेगा, तो शब्द पहले शब्दांश जुड़ा, कहाँ गया, अव्ययी भाव समास के। अजन्म, जन्म से पहले आ जुड़ा तो कहाँ भेज दिया, अव्ययी समास के अंतर्गत। जन्म से पहले ध्यान देंगे, आ जन्म ले लो भाई, आ जन्म ले लो बस, ये उदाहरण, क्योंकि नियन समास का हो जाएगा, बाद में समझेंगे इसने यह चीज। आ जन्म, जन्म एक शब्द है और इससे पहले जुड़ गया एक शब्दांश आ, और शब्द पहला शब्दांश जुड़ेगा तो वो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण। क्यों, शब्द पहला शब्दांश है तो उपसर्ग है, और शब्द पहला उपसर्ग जुड़े तो कहाँ पहुंच जाएगा भाई, अव्ययी भाव में। विज्ञान, ज्ञान है एक शब्द और उससे पहले एक शब्दांश जुड़ गया तो कहाँ चलेगा, शब्द पहले शब्दांश है और शब्दांश है उपसर्ग, और उपसर्ग जोड़ोगे तो कहाँ चलेगा, अव्ययी भाव के अंतर्गत। बेहिसाब, हिसाब अपने आप में एक शब्द है, उससे पहले बे जोड़ दिया तो यू है शब्दांश, और शब्दांश है तो उपसर्ग है, और उपसर्ग है तो कहाँ जाएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। उदाहरण उतार लेंगे, ये सारे उदाहरण किसके हैं, यही भाव समास के ही हैं। साहस एक शब्द है, उससे पहले दुस जोड़ दिया तो दुस का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन साहस का उल्टा कर दिया, मीनिंग चेंज कर दिया दुस ने, तो वो शब्दांश जो इसका शब्द का अर्थ परिवर्तन कर रहा, तो इस शब्दांश ने के बोल रहे हम उपसर्ग, और जिससे पहले शब्द पहले अगर उपसर्ग आया तो कहाँ भेज देंगे, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। प्रत्येक, प्रत्येक बाकायदा भी बता, कायदा तो कायदा शब्द है, कायदा का हमने बा जोड़ते हुए इसका अर्थ परिवर्तन हो गया, और अगर अर्थ परिवर्तन हो गया तो इसका शब्द का शब्दांश है, शब्दांश है तो उपसर्ग है, और उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है दोस्तों। ऐसे ही अव्यय के बताया, अव्यय अपने आप में एक शब्द हो, जब हम आगे चलकर पढ़ोगे शब्द के भेद, शब्द के भेद, तो शब्दों के दो प्रकार से भेद अगर निकालना है तो एक विकारी हो, एक अविकारी हो। विकारी मतलब जो बदलता रहे और जो बदलता नहीं वो अविकारी
अविकारी, तो अव्यय ऐसा अविकारी शब्द है जिस पर लिंग कर्म वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये अपने आप में एक शब्द है। ये है शब्द के अंश छोटे छोटे, ये है शब्द। तो ये हर, प्रति, यथा, भर, जिन भी शब्दों तक पहले ही जुड़े मिलेंगे वे शब्द कहाँ जाएंगे? अव्ययी भाव समास में। क्यों? क्योंकि ये है अव्यय और जिस शब्द तक पहला अव्यय मिलेंगे वो कहाँ जाएगा? अव्ययी भाव समास। जैसे वो दे देगा हर संभव में कौन सा समास है, तो हर, देखिए संभव अपने आप में शब्द है, अब हर भी शब्द है और शब्द पहला शब्द अगर जुड़ गया तो पहला शब्द अव्यय कहलावा, जब अव्यय जुड़ेगा पहले तो वो कहाँ चले जाएगा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। प्रतिदिन, दिन अपने आप में एक शब्द है और प्रति अपने आप में क्या है? अव्यय, और शब्द पहला शब्द जुड़ गया और पहला शब्द के अलावा अव्यय, जो पहला शब्द अव्यय है तो कहाँ चलेगा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। प्रतिकूल, यथा संभव, भर पेट, तो पेट भी समास है, भर भी समास, हाँ शब्द है अपने आप में, शब्द पहला शब्द तो यू अव्यय है तो यू कहाँ चल जाएगा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। तो शायद पुष्टि होगी दोस्तों कि अव्ययी भाव समास में क्या काम है कि शब्द पहले या तो शब्दांश मिलेगा या शब्द पहला पूरा शब्द मिलेगा। अगर शब्द मिला तो वो अव्यय है और शब्दांश मिला तो वो उपसर्ग है, और किसी भी शब्द पहला अव्यय या उपसर्ग अगर जुड़ा तो वो कहाँ जाएगा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। उतारिए दोस्तों क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था पहले एक बार अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत एक नोट लिख लेंगे। नुका जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो या वे एक दूसरे पर निर्भर हो तो वहां अव्ययी भाव समास। देखिए ध्यान भाई, वो तो हमारे पास था ही, अव्ययी भाव समास की परिभाषा तो लिखा ही थी, यानी जहां अव्यय या उपसर्ग होगा। लेकिन एक चीज और लिख लेंगे, नुका शब्द की पुनरावृत्ति अर्थात दिन दिन, रात रात, कान कान, हाथ हाथ, कभी कभी, धीरे धीरे, अलग अलग, नुका जहां शब्दों की आवर्ती होगी। आवर्ती का मतलब एक शब्द एक बार आएगा दोबारा फिर आना, उसकी आवर्ती कहलावे। लेकिन वे एक दूसरे पर निर्भर भी हो, एक चीज और जोड़ दी, ये एक दूसरे पर निर्भर भी हो। अर्थात दिन दिन होता तो आंसर नहीं होता। दिनों दिन का मतलब है दिन रात, दिनों दिन का मतलब है दिन रात, रातों रात यानी दिन रात। कानों कान का मतलब है कानों कान खबर ना हो, तो ये पहला कानों कान दूसरे पर निर्भर है, अर्थात इस नाम किले किले टुकड़ों में नहीं बोल सकते। अगर होता कान कान तब आंसर नहीं लिख सके थे, होता हाथ हाथ तब हम अव्ययी भाव में नहीं भेज सके थे। शब्द की आवर्ती हो रही क्लियर है, एक दूसरे पर निर्भर है, किले किले नहीं बोल सकते, तब जैका हम बोल रहे अव्ययी भाव के उदाहरण है कभी कभी, धीरे धीरे, अलग अलग, ये सब भी, यानी जहां शब्दों की तो आवर्ती होगी और वे एक दूसरे पर निर्भर भी होंगे तब हम बोलेंगे ये भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। तो अलग से नोट करके लिख लेंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पहला पढ़ा है हमें अव्ययी भाव समास, अब पढ़ रहे हैं हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? नुका जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, एक पॉइंट भाई, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद का विग्रह करने पर कारक चिन्ह की विभक्ति प्राप्त होगी। समस्त पदों का विग्रह भी करेंगे तो कारक चिन्ह की विभक्तियां कौन कौन सी? का, की, के, को, के द्वारा, इसके लिए, से, अलगाव, में, पर आदि प्रकट होती हैं। तत्पुरुष समास के बतावा है नुका शब्द पहला तो इसका उत्तर पद प्रधान हो एक चीज, दूसरी पद समस्त पदों का हम विग्रह करेंगे यानी तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद अगर ये विभक्तियां उनके बीच आई तो कौन सा समास है? उनमें तत्पुरुष समास है। जैसे उदाहरण रथ चालक, जब इन्हें तोड़ोगे तो रथ चालक में क्या लिखोगे? रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, तो रथ को चलाने वाला बोला हम रथ चालक, और बीच में कौन सी विभक्ति आई? को, और को विभक्ति आई तो कहाँ चल जाएगा? यू तत्पुरुष समास के अंतर्गत। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, तो जेब को कतरने वाला तो विभक्ति कौन सी आई? को, और बीच में विभक्ति को आई तो कहाँ भेज देंगे? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, और बीच में विभक्ति कौन सी आई? को, और विभक्ति को आई तो कहाँ चलेगा भाई? तत्पुरुष समास के अंदर। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, विभक्ति कौन सी आई? बीच में का, और विभक्ति अगर का आई तो कहाँ चला जाएगा? तत्पुरुष समास। तो दोस्तों तत्पुरुष समास की पहचान क्लियर होगी, लेकिन पहचान से पहले हमने विग्रह करना आना जरूरी है। अगर विग्रह करने के बाद ये विभक्तियां प्रकट होंगी, अगर विग्रह करने के बाद ये विभक्तियां प्रकट होंगी तो इन विभक्तियों तक क्लियर हो जाएगा
कौन सा समास है इसमें। तो सबसे पहला जरूरी है विग्रह। लेकिन ध्यान दें तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं दोस्तों? 6। डरने की कोई बात नहीं, अंगुलियों पर होंगे सब कुछ, अंगुलियों पर होंगे, बस जितना हम बोलेंगे उतना बोलने की जरूरत हमने भी है, बोलने की जरूरत पड़ेगी तक। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद कौन कौन से हैं? तत्पुरुष समास के भेद हैं, एक है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान, चौथा है अपदान, पांचवा है संबंध तत्पुरुष, और छठा है अधिकरण। तो दोस्तों बस थोड़ा सा याद करना, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं। तत्पुरुष जब कारक पढ़ोगे कारक में भी आओगे। तत्पुरुष के कितने भेद? 6। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, फिर करण तत्पुरुष, फिर संप्रदान, फिर आपदान, फिर संबंध और फिर अधिकरण। यानी जब कारक चिन्ह पढ़ोगे, जब कारक पढ़ोगे तो यहां से स्टार्ट होगी विभक्ति कर्ता। तो दोस्तों यहाँ तक, लेकिन यहाँ करता नहीं है, तो यहाँ पे स्टार्ट करें तो विभक्तियां इनके साथ जोड़कर बोल ली जाएंगी। दोस्तों विभक्तियां इनके साथ जोड़कर बोलोगे तो दोनों साथ साथ याद होती चली जाएगी। अब देखिए ध्यान, अगर ये सारी विभक्तियां बीच में आई तो तत्पुरुष है। लेकिन ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ये विभक्तियां अब अलग अलग भागों में बटेंगी। अगर किसी के बीच का की या के आया तो विभक्ति अलग चली जाएंगी, किसी के बीच को आया वे विभक्ति अलग चली जाएंगी, किसी के बीच के और से द्वारा आया तो वे अलग चली जाएंगी, किसी के बीच के लिए आया तो अलग चली जाएगी। लेकिन अगर भाग बाद की बात है, ये विभक्तियां देख तो ही एकदम क्लियर हो जाएगा कौन सा समास है तत्पुरुष। लेकिन तत्पुरुष का भी कौन सा भेद है, यह चीज की पुष्टिकरण खातिर हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे आगे। चलिए दोस्तों, क्या बताया? तत्पुरुष के 6 भेद हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं? कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध। ये भी ना जानने के लिए कि भेद कौन सा है, शब्द पहला करेंगे विग्रह। और जब विग्रह करोगे तो विग्रह करने पर अगर बीच में विभक्ति आई को तो कौन सा है? कर्म। अगर विभक्ति आई से और के द्वारा तो कौन सा है? करण। संप्रदान है तो के लिए, अपदान है तो बीच में विभक्ति आओगी से विभक्ति 2 आई, लेकिन यहाँ अलगाव भी लिख रहा है, यानी यहाँ अलग होने का भाव मिलेगा। तो विभक्ति अगर का की के आई तो कौन सा है? संबंध। और अगर विभक्ति में पर आया तो कौन सा है? अधिकरण। तो दोस्तों ये चीज याद करने के लिए थोड़ा सा और ध्यान दें, यहाँ हम थोड़ा सा और जोड़ रहे, कर्ता तो स्टार्ट करेंगे और साथ साथ बोलते रहेंगे एक चीज, तो अभी रट जाएंगे 6 के 6 अभी रट जाएंगे भाई। जैसे जैसे बोलेंगे 5 से 7 बार ऐसे ही बोल देंगे। कर्ता तो हमने जोड़ा केवल याद करने खातर। कैसे कैसे याद करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपदान से अलगाओ, संबंध का की के और अधिकरण में पर साथ साथ बोलते रहोगे तो विभक्तियां याद हो जाएगी। और विभक्तियां याद हुई तो केवल शब्द देगा और शब्द का विग्रह करते ही विभक्तियों हम चेक कर देंगे दोस्तों। तो 2-3 बार बोल लोगे ध्यान से। कर्ता ने यानी यह है नहीं लेकिन जोड़ा है आसानी करने खातिर, तो बोलियो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलगाओ, संबंध का की के अधिकरण में पर। तो इसी लाइन में 3-4 बार बोलेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलगाओ, संबंध का की के अधिकरण में पर। 3-4 बार बोल दियो और 2 बार लिख लियो, तत्पुरुष समास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी पहले विग्रह करो और विग्रह करने के बाद जैसी भी विभक्ति बीच में आओगी उसी का नाम टेक दो। जैसे अगर राजपुत्र की बात करें, एक शब्द दे दिया राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजा का पुत्र, बीच में आया का की के आगे आओगा तो तत्पुरुष है। तत्पुरुष का भी कौन सा भेद है, का कौन से के बीच में है इसमें, तो राजा का पुत्र में कौन सा समास है, तत्पुरुष। और तत्पुरुष का भी भेद कौन सा है, संबंध तत्पुरुष है। कौन सा भेद है, संबंध तत्पुरुष। वो बोलता है करुणापूर्ण, तो पहले विग्रह करो, करुणा से पूर्ण, करुणा से
पूर्ण, बीच में क्या आया से, और से आया तो दो हो सके, या तो यू या यू, यहाँ ध्यान से समझेंगे। अगर से आया और वहां अलग होने का भाव या कोई चीज खत्म होने का भाव उत्पन्न होगा तो वो जाएगा अपदान में, और अगर कोई चीज जुड़ने का भाव उत्पन्न होगा वो जाएगा करण में। करुणा से पूर्ण यानी करुणा से भरा हुआ, उसमें है करुणा, जुड़ रहा है तो करुणा से पूर्ण, से विभक्ति आई तो कौन सा समास है उसमें, करण तत्पुरुष। तो दोस्तों ध्यान से समझेंगे, तत्पुरुष तो है ही, लेकिन तत्पुरुष का भी कौन सा भेद, करण तत्पुरुष। वो बोल देगा हमारे तक धनहीन, विग्रह करो धन से हीन, और धन से हीन का मतलब धन खत्म हो गया तो बीच में यहाँ से, और जहाँ जो कोई चीज खत्म होने का भाव या अलग होने का भाव होगा तो कहाँ चला जाएगा वो, अपदान तत्पुरुष में। तो जलहीन, धनहीन, दोनों में अलग होने का भाव था, बीच में से विभक्ति आई, से विभक्ति आने पे ही डाउट हो सका, क्योंकि दो जगह जाएगा, और दो जगह मतलब अगर कोई चीज अलग हो रही या खत्म हो रही तो अपदान में, वरना कहाँ जाएगी, करण तत्पुरुष के अंतर्गत। बाकी अगर वो बोल दे प्रयोगशाला तो विग्रह करो प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, बीच में आई के लिए और के लिए तो कहाँ भेज देंगे, अप संप्रदान में। भाई वो बोला संबंध का किया तो बीच में यहाँ भेज देंगे, आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, बीच में आया पर तो कहाँ भेज देंगे, अधिकरण। इसका मतलब सबसे पहले जो शब्द दिया जाएगा उसका विग्रह करेंगे, विग्रह करने के बाद जो भी विभक्तियां होगी इन विभक्तियों के आधार पर पहचान कर लेंगे। ये अच्छी अगर याद होगी तो सब खत्म हो जाएगा। जैसे उदाहरण तो समझते रहेंगे, देखिए ध्यान से, ये उदाहरण दे दिए भाई, रथ चालक तो के विग्रह करोगे, रथ को चलाने वाला तो बीच में विभक्ति क्या आई, को, और को विभक्ति आई तो कौन सा है इसमें, कर्म तत्पुरुष, यही कर देंगे भाई, क्लियर, कर्म तत्पुरुष। यश प्राप्त, यश प्राप्त का विग्रह करो, यश को प्राप्त, बीच में क्या आया, को, और बीच में को आया तो को विभक्ति कहाँ जाएगी, कर्म तत्पुरुष में पहले वाला ही एडजेक्टिव। करुणा पूर्ण तो करुणा से पूर्ण, से बीच में आया, और से बीच में आया तो कोई अलग होने का भाव नहीं है, और अलग होने का भाव नहीं है तो इसमें कौन सा है, करण तत्पुरुष। तो बोल के पहले विग्रह करो, विग्रह करने पे बीच में प्राप्त होगी विभक्ति, विभक्ति तो हमने पहचान होगी कौन सा समास है। रेखांकित, रेखाओं से अंकित, बीच में क्या आया, से, और से आया, अंकित का मतलब रेखा उस पर छपरी अलग नहीं हो रही और अलग नहीं हो रही, तो से आने पर दो ऑप्शन आते हैं, तो करण या अपदान। अपदान तब लेंगे जब अलग होने का भाव या खत्म होने का भाव उत्पन्न होगा। सुररचित, सुररचित का मतलब सूर के द्वारा रचित, यानी सूरदास द्वारा रचित, और से और के द्वारा कहाँ कर दोस्तों, करण तत्पुरुष में। तो ये किसका उदाहरण हो गया, करण तत्पुरुष का। उतार लियो कॉपी में अपने अपने बोल बोल के लिख भी लियो। शोकग्रस्त, शोक में ग्रस्त, शोकग्रस्त मतलब शोक में ग्रस्त, और बीच में आया और कौन सी मावा में और पर अधिकरण में, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष है दोस्तों। कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास। धनहीन, धन से हीन, बीच में आया से, और हीन का मतलब खत्म होगा, खत्म होना या अलग होने का भाव कहाँ जाए, अपदान में। तो से विभक्ति दो जगह आएगी, करण में और अपदान में। जहां अलग या खत्म होने का भाव होगा वो अपदान, वरना कहाँ भेज देंगे, करण में। भाई ग्राम वास तो ग्राम में वास, और में बीच में आया, और में आया तो कहाँ जाएगा, अधिकरण में। अधिकरण में और पर, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। चलिए भाई बोल बोल के भी भक्ति चेक करो। जलहीन, जल से हीन, बीच में आया से आने पर दो जगह ऑप्शन है हमारे पास, या तो कहाँ जाएगा, करण तत्पुरुष में, या जाएगा अपदान में। और जल से हीन मतलब जल खत्म होगा, जब खत्म होने की अलग होने का भाव होगा तो वहां कहाँ जाएगा, वो अपदान में। भाई तो से बीच में आया, उस तक क्लियर होया, अपदान है। धन से हीन, से बीच में आया, हीन का मतलब खत्म होना, और खत्म होना तो कहाँ चलेगा, अपदान में। पत भ्रष्ट, पत से भ्रष्ट, पत से भ्रष्ट का मतलब वो पत्ता अलग हो गया, सही पत्ता वो अलग होगा, और से बीच में आया, अलग होने का भाव आया तो कहाँ चले जाएगा, यू अपदान के अंतर्गत। पाप मुक्त, पाप से मुक्त यानी पाप तो छुटकारा मिल गया, और जहां कोई चीज छूट जाए या अलग होने का भाव हो तो पाप से मुक्त, से बीच में आया तो कहाँ चल जाएगा, अपदान। क्यों, क्योंकि यहाँ भी अलग होने का भाव हो रहा है। ऋण मुक्त, ऋण खत्म हो गया, ऋण से मुक्त, और बीच में से आया तो कहाँ चल जाएगा, अपदान के अंतर्गत। गंगा जल, गंगा का जल, बीच में क्या आया, का की के कहाँ हुआ है, संबंध में, तो यू है संबंध तत्पुरुष। राजपुत्र, राजा का पुत्र, बीच में का आया तो कहाँ चल जाएगा, संबंध में। राजकुमारी, राजा की कुमारी, बीच में की आया तो कहाँ चल जाएगा, संबंध में। राजकुमार, राजा का कुमार, और बीच में का आया तो कहाँ जाएगा, संबंध तत्पुरुष। तो दोस्तों अगर विभक्तियां याद है तो एक चीज खत्म हो जाएगी यहाँ से। देखिए ध्यान तक अगला, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, बीच में क्या होगा, के लिए, और के लिए कहाँ हुआ है, संप्रदान में। भाई के लिए कहाँ होगा, संप्रदान तत्पुरुष।
शयन कक्ष, शयन के लिए कक्ष, शयन के लिए कक्ष, सोने के लिए कक्ष, और के लिए बीच में आया तो कहाँ जाएगा संप्रदान। हाथ के लिए हथकड़ी, के लिए बीच में आया तो कहाँ जाएगा भाई संप्रदान। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, और के लिए बीच में आया तो कहाँ जाएगा संप्रदान। युद्ध धर्म में वीर, धर्मवीर मतलब धर्म में वीर, और मी में आया तो कहाँ चल जाएगा में और पर, अधिकरण तत्पुरुष में। पराधीन, पर के अधीन, पर के अधीन, और क्या काकी के कहाँ जा रहे हैं संबंध तत्पुरुष में भी। तो पर के अधीन मतलब दूसरों के अधीन। तो पहले विग्रह करो, विग्रह करने के बाद विभक्तियां बताओगी कौन सा समास इसमें तत्पुरुष का, कौन सा बेदिन में। तो विग्रह करने पर अगर विभक्तियां ही तो तत्पुरुष है, और उन विभक्तियों में तो कौन सा कहाँ जाएगा वो विभक्तियों से ही क्लियर हो जाएगा भाई। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। पहले ये उदाहरण एक अपनी कॉपी में उतार लो, क्योंकि उदाहरण की मैटर करेगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन पढ़ रखा है, उदाहरण पढ़ रखा है, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। द्विगु समास, पहले परिभाषा देखिए ध्यान से। द्विगु, द्विगु बोले तो नुका जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होगा, समझाएगा इसे भी, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होगा, और इसमें किसका ज्ञान होगा समूह या समाहार का ज्ञान मिलेगा, यानी किसी चीज का समूह का ज्ञान होगा। दो तक ज्यादा चीज होना समूह के अलावे, समूह का ज्ञान भी मिलेगा। तो पूर्व पद संख्यावाचक होगा, जैसे कि बताया पंचवटी, पंचवटी ना कि लिखोगे 5 वटों का समूह, पंचवटी के लिखी जाएगी भाई 5 वटों का समूह। अब यह चीज यहाँ फोकस करें। यू आया समूह भी बाद में भाई, और समूह आया तो कहाँ जाएगा समूह या समाहार, कहाँ द्विगु समास। और 5 आया तो संख्यावाचक भी था, तो संख्यावाचक कहाँ जाएगा भाई द्विगु समास में। लेकिन ध्यान से समझिए दोस्तों, पंचवटी वह स्थान जहाँ राम सीता लक्ष्मण वनवास के दौरान रहे, तो पंचवटी बहुवीरी समास के अंतर्गत वह स्थान, यानी जो स्थान विशेष की और व्यक्ति विशेष की ओर इशारा करोगे तो बहुवीरी में चल जाएगा। वह स्थान जहाँ राम सीता लक्ष्मण श्री भगवान श्री राम कहाँ वनवास में रहे थे, तो पंचवटी दोनों जगह जाएगा। तो पंचवटी शब्द में दोनों समास है, बहुवीरी भी और द्विगु भी। लेकिन यहाँ द्विगु का जिक्र कर रहे हैं और 5 वटों का समूह और समूह भी लगा रहे, यानी डिपेंड करेगा विग्रह करने के आधार पर भी। अगर बाद में समूह लगाया 5 वटों का समूह, तो समूह या समाहार का जो ज्ञान होगा वो द्विगु ही देगा। और पहला पद संख्या। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, और 9 आया तो 9 ग्रहों का समूह, 9 के है संख्यावाचक, और बीच में समूह आया तो दोस्तों कहाँ चले जाएगा द्विगु समास के अंतर्गत। एक उदाहरण ध्यान से लिख भी लियो और समझ भी लियो और सुन भी लियो भाई। देखिए उदाहरण ऊपर निकल कर लिखवा रहे, वीडियो रोक कर पहला परिभाषा लिखियो। देखियो त्रिशूल 3 शूलों का समूह, शूल 3 शूलों का समूह, ये शूल है भाई, 3 शूलों का समूह त्रिशूल कहलाएगा। और 3 शूल है, 3 यानी संख्याएं, और संख्याएं तो कहाँ चली जाएगी द्विगु के अंदर। शताब्दी 100 वर्षों की, 100 वर्षों की में एक शताब्दी, तो 100 वर्ष और 100 है संख्यावाचक, और संख्या 100 वर्षों से मिलकर बनती है शताब्दी। पहला पद संख्यावाचक है तो कहाँ भेज देंगे द्विगु के अंदर। सतसई 702 का समूह, सतसई का मतलब है 702 का समूह, और 700 क्या है संख्यावाचक, तो कहाँ भेज देंगे द्विगु समास के अंदर। 2 पैर 2 पैरों का समूह, पहला पद क्या है 2 और 2 है संख्यावाचक, तो 2 पैरों का समूह, समूह है तो 2 पैर। चौपाया 4 पैरों वाला, तो पहला पद क्या है 4, और पहला पद अगर संख्यावाचक है तो कहाँ भेज देंगे द्विगु के अंतर्गत। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का मतलब 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधु, सिंधु का मतलब है नदियां, तो ऑप्शन में 7 सिंधुओं का समूह, 7 नदियों का समूह। तो दोस्तों अगर दोनों आए तो 7 नदियों का समूह ही लगाया जाएगा, क्योंकि सिंधु का मतलब यहाँ नदियों है न कि सिंधु है। तो या तो इसका विग्रह करो 7 सिंधुओं का समूह, हमने तो 7 मिल गया, समूह है और समूह भी है तो द्विगु में भेज दिया। लेकिन 7 सिंधु भी मिल सका है, लेकिन रियल जो इसका आंसर है वो 7 नदियों का समूह है। हरियाणा पुलिस के पेपर में पूछा गया था डायरेक्ट कि सप्त सिंधु का समास विग्रह निम्न में से क्या होगा, तो ऑप्शन में सप्त सिंधुओं का समूह और सप्त नदियों का समूह भी था, 7 नदियों का, तो नदियों का ही प्रायिकता दी गई। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, तो क्या आया 7 और 7 है संख्या, और संख्या है तो द्विगु में भेज दें। उसके बाद ऋषियों का त्रिलोक यानी 3 लोक, संख्या है पहला पद और संख्या है पहला पद, तो कहाँ जाएगा भाई द्विगु के अंतर्गत। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, पहला पद है संख्या। अपने आप पूरा लिखियो, उदाहरण लिखते टाइम इनका पूरी डिटेल लिखियो। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं का समूह। पंजाब बोले तो 5 नदियों का समूह, पंजाब का जो अर्थ है वो 5 नदियों के समूह, और पहला पद संख्या है तो संख्या है तो द्विगु में भेज देंगे। चौराहा बोले तो 4 राहों का समूह, और 4 है क्या संख्यावाचक, तो कहाँ भेज देंगे द्विगु में। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, 4 क्या है संख्या, और संख्यावाचक है तो भेज देंगे वहां। लेकिन ध्यान दो दोस्तों, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला,
अगर 4 भुजाओं वाला का जिक्र करें तो वो है ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु, जिनके 4 भुजाएं में हैं ब्रह्मा विष्णु, तो यूं बहुवीरी के अंतर्गत भी जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु दोनों 4 भुजाएं हैं। तो बोलने का तरीका निर्भर करेगा। और वो बोलेगा 4 भुजाओं का समूह, तो कहाँ जाएगा, द्विगु में, क्योंकि समूह का जिक्र। 4 भुजाओं वाला बोल दिया, अगर 4 भुजाओं यानी विग्रह करके वो खुद दे कि चतुर्भुज बराबर 4 भुजाओं वाला, तो 4 भुजाओं वाला किसकी ओर इशारा कर रहा है भाई, ब्रह्मा विष्णु की ओर, और ब्रह्मा विष्णु की ओर इशारा कर रहा है, तो चतुर्भुज में बहुवीरी समास भी है। तो इन चीजों को फोकस करें। जिन शब्दों में 2 समास है तो क्यों है, बोलने के तरीके थे, क्योंकि बोलने का तरीका अगर अलग है तो वही समास भी अलग बना देगा। जैसे हमने बताया दिया, चतुर्भुज बोलोगे 4 भुजाओं का समूह, समूह बोला तो द्विगु ही रहेगा, चाहे बहुवीरी भी ऑप्शन में हो। लेकिन खाली चतुर्भुज लिख रहा तो उसमें दोनों है, चतुर्भुज में बहुवीरी भी है और द्विगु भी है। वो डिपेंड करेगा आपके विग्रह कराने के तरीके। अगर बोलोगे 4 भुजाओं का समूह तो द्विगु, और 4 भुजाओं वाला बोलोगे तो बहुवीरी समास होगा दोस्तों। तो बहुवीरी समास जहां तक उम्मीद है आपकी समझ में आएगा होगा। पहला हम विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर पहला पद संख्यावाचक आया और संख्यावाचक आया तो एकदम क्लियर हो गया कि संख्यावाचक विशेषण कहाँ होगा, द्विगु में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट द्वंद्व समास कौन सा है भाई, द्वंद्व समास। पहले इसकी परिभाषा देखिए, उन्होंने कहा जिन समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास कौन से के, द्वंद्व समास के केवल दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होंगे। दूसरा, विग्रह करने पर बीच में क्या होगा, विग्रह करने पर, यू मोस्ट इंपोर्टेंट है, विग्रह करने पर बीच में और अथवा तथा, और अथवा तथा एवं याक प्राप्त होंगे, और बीच में हमेशा यानी प्राय योजक चिन्ह मिलेगा, योजक चिन्ह भी बीच में मिलेगा, योजक चिन्ह न बोले भाई। तो पहले विग्रह करो, अगर विग्रह करने पर यह शब्द बीच में आवे तो कहाँ भेज देंगे, द्वंद्व के अंतर्गत, और इनके बीच प्राय योजक चिन्ह भी मिलेंगे। और दूसरा, सभी विलोम शब्द इसी के अंतर्गत आएंगे भाई। कैसे देखिए ध्यान, सत्य असत्य विलोम शब्द तो है, या फिर विग्रह करो, शब्द जनवन चीज तो है कि इनके बीच विग्रह करो, और विग्रह करने पर आने से अगर ये आ रहे तो द्वंद्व ही है, या फिर प्राय योजक चिन्ह, योजक चिन्ह इनमें सब में दिख रहा तो कहाँ है, द्वंद्व में। लेकिन हर एक योजक चिन्ह वाला द्वंद्व में नहीं जा सकता, विग्रह करके क्लियर कर सको तो सबका बेस्ट तरीका है पहले विग्रह करो, विग्रह करने के बाद अगर ये शब्द बीच में आवे तब बोलियो द्वंद्व समास है। सत्य असत्य, सत्य और असत्य बोल सके, सत्य तथा असत्य बोल सके, सत्य या असत्य बोल सके, तो जितने भी तरीके तो तुम बोल सको में सारे ऑप्शन में है। अगर इन मतलब कोई भी बीच में आया तो कहाँ भेज देंगे, द्वंद्व समास। धर्म अधर्म, तो धर्म अधर्म एक तो विलोम है, इस वजह से भेज रहे, या फिर हम बोल रहे धर्म और अधर्म, धर्म तथा अधर्म। बोलने का तरीका सत्य और असत्य। नदी नाले, नदी नाले कैसे बोलेंगे, नदी और नाले, नदी तथा नाले, नदी या नाले। पहाड़ पर्वत लिख रहा तो पहाड़ और पर्वत, पहाड़ तथा पर्वत, पहाड़ एवं पर्वत, पहाड़ या पर्वत। माता पिता, माता और पिता बोल सके, माता तथा पिता बोल सके, माता या पिता बोल सके। तो इन शब्दों ने तोड़ने के लिए, विग्रह करने के लिए बीच में किसका प्रयोग किया जाएगा भाई, इन शब्दों ने, उदाहरण उतार लियो, इनको विग्रह करने के लिए बीच में और अथवा तथा एवं का प्रयोग होगा। और जब भी और तथा अथवा एवं या का प्रयोग बीच में होगा विग्रह करने पर तो कहाँ चले जाएगा, वो द्वंद्व समास के अंतर्गत चले जाएगा दोस्तों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पहचान तो है कि पहला आप विग्रह करो, भाई बहन, भाई और बहन, भाई तथा बहन, भाई या बहन, भाई एवं बहन। विग्रह करो, विग्रह करने पर अगर बीच में ये चारों शब्द आते हैं कौन कौन से, और अथवा तथा या, तो कहाँ भेज देंगे हम, द्वंद्व समास के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट और बिल्कुल आसान भाई। चलिए नेक्स्ट क्या कहा, इसी के अंतर्गत क्या बता, नुका शब्दों की आवर्ती हो या अर्धावर्ती अगर होगी, अगर शब्दों की आवर्ती होगी या उनकी अर्धावर्ती होगी तो वो भी कहाँ जाएगा भाई, द्वंद्व के अंतर्गत ही जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे चाय वाई, आधा शब्द, लास्ट के 2 शब्दों की 2 अक्षरों की पुष्टि हो रही यानी आवर्ती हो रही, पानी वानी, यानी यू लास्ट में सेम है, अगर इनकी आवर्ती सेम है लास्ट वर्डों की। अगर किसी शब्द की पूरी आवर्ती हो, जैसे रात रात, दिन दिन, कान कान, हाथ हाथ, हरा हरा, पीला पीला, मैं तुम, ये क्या है ध्यान से समझेंगे। अगर संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों की, आदि सर्वनाम की पुनरावर्ती, इन शब्दों की पुनरावर्ती होगी, जैसे हरा हरा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, अगर किसी भी चार होगी, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, अगर इनके शब्दों की पुनरावर्ती होगी, जैसे हरा 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 के विशेषण और उसका रिपीटेशन यानी आवर्ती हो रही, पीला पीला आवर्ती हो रही। एक दूसरे तो ध्यान दें, शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, ये आत्मनिर्भर है, यह चीज भी लिखी। अगर ये हाथों हाथ देखिए जाता है, अगर हाथों हाथ लिख रहा है तो दोनों शब्द एक दूसरे पर निर्भर थे, तो मैं
में जगह कहे, लेकिन हाथ हाथ लिख दिया तो ये किसी पर निर्भर नहीं है, ये दोनों अपने आप पे ही निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है। इसलिए हाथ हाथ कान कान, अगर कानो कान बोलोगे तो वे वाव, कान कान बोलोगे तो द्वंद्व समास के अंतर्गत जाएंगे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। और एक लास्ट टाइप क्या कह रहा है, नु कहे 1 से 9 तक की संख्या तथा 10 20 30 40 50 100 इन्हें छोड़कर जो बीच में संख्या होगी वे भी द्वंद्व के अंतर्गत ही जाएंगी, वे भी द्वंद्व के अंतर्गत जाएंगी। देखिए ध्यान से, ऐसा ना हो कि कहीं हमने लिख दिया 12 12 में कौन सा समास है, अगर 12 ये तो संख्या है तो द्विगु में भेज दें, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। तो जो 12 बोलेगा वो बोलेगा 10 और 2 12, यानी 10 और 2 मिलकर बनेंगे 10 और 2 12, 10 और 2 के बोले हम 12, यानी 12 जो बना वो किसता मिला 10 और 2 थे, और बीच में क्या है और बीच में आवे तो क्या हो जाए द्वंद्व समास। तो 12 एक संख्या है, वहां कहते हैं हम पहला पद संख्यावाचक, यहाँ तो एक संख्या है। 15 देखिए ध्यान था 25, तो 25 ना जो तोड़ोगे हिंदी में लिखेगा 25, तो 20 और 5 25 बोला जाएगा, 20 और 5 बीच में और आया तो कहाँ जाएगा द्वंद्व के अंतर्गत। यानी जो स्थायी पद है वो 10 20 30 40 50 60 इनके बीच में जो संख्या बनेगी वो इनसे मिलकर बोली जाएगी। ऐसा ना हो ध्यान से समझाएं कि 25 नाम लिखेंगे कि 10 व 15, तो यह गलत हो जाएगी बात। हम करें स्थायी पद है 10 20 30 उनसे बनेंगे अगले पद, यानी अगर 31 बनाना तो 30 और 1 बोल लेंगे, ना कि 20 और 11 बोल लेंगे। बात क्लियर होगी। तो और बीच में आया इस वजह से बोल रहे कि ये पद भी 1 से 9 तक सारे पद कहाँ जाएंगे द्वंद्व के अंतर्गत, 1 से 9 तक। और 10 20 30 नहीं भाई 1 से 10 तक, थोड़ा सा ध्यान से समझ लियो, 1 से 10 तक इन्हें छोड़ दो और इनके बीच वाली संख्या को छोड़कर बाकी संख्या कहां जाएगी द्वंद्व के अंतर्गत। क्या बता दो, ध्यान से समझेंगे। 1 से 10 तक की सारी संख्याएं और उसके बाद 10 20 30 40 50 60 100 200 300 ये इन पदों ने छोड़कर जो बीच के पद आएंगे उन सब में द्वंद्व समास है। और इन पदों में किन सा समास है भाई, इन पदों में है द्विगु समास, क्योंकि एकादशी द्वादशी दशम तो ये मिलकर नहीं बन रहे, ये मिलकर नहीं बन रहे। जो मिलकर बनेगा 12 15 16 ये मिलकर बने किसका 10 और 6 16 10 और 5 15 जो मिलकर बनेंगे। एक नहीं मिलकर बना, दो नहीं मिला, ये तो स्थायी पद है। यानी स्थायी पदों में कौन सा समास है द्विगु, और इन्हें छोड़ दो बीच के जो पद है उनमें कौन सा समास है द्वंद्व समास है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या है भाई, कर्मधारय समास। पहले इसकी परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है, परिभाषा देख लेंगे भाई। परिभाषा क्या है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में, जिन समास का कौन सा भाई, एक तो उत्तर पद प्रधान होगा मोस्ट इंपोर्टेंट बात, और एक पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष से संबंध होता है। यह चीज भी डायरेक्ट पूछी गई किस समास में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष से संबंध होता है, तो दोस्तों वो है कर्मधारय। और यह चीज हम समझा है कि उपमेय उपमान का मतलब जहां दो के बीच तुलना होगी, किसी साधारण चीज की तुलना किसी प्रसिद्ध चीज तक की जाएगी तो वहां उपमेय उपमान है। जिसकी तुलना की गई और जिससे की गई, उस जिससे की गई वो उपमेय और जिसकी की गई वो उपमान कहलाता है। जैसे मुख चंद्र, मुख की तुलना की गई चांद है तो जिसकी तुलना की गई वो उपमान और जिससे की गई वो उपमेय कहलाएगा। तो तुलना की गई मुख की तो वो उपमान और जिससे की गई उपमेय, इसमें चंद्रमा हो जाएगा। जैसे विशेषण विशेषण यानी जिसका पहला शब्द विशेषण होगा। विशेषण कैसा हो, जैसे हरा लाल नीला पीला ये सारे रंग भी विशेषण है। मोटा पतला लंबा चौड़ा ऊंचा काला सफेद हरा ये सारे क्या है विशेषण ही है दोस्तों, विशेषण ही है। तो विशेषण जिस शब्द का पहला विशेषण मिलेगा तथा जहां तुलना की जाएगी वहां कौन सा समास होगा कर्मधारय समास। दूसरा और मेन पॉइंट, अगर या तो इसका पहचान करो या फिर विग्रह करने पर ये शब्द मिलेंगे। विग्रह करने पर है जो के समान या रूपी शब्द प्राप्त होंगे तो भी क्या होगा कर्मधारय समास होगा। और एक लास्ट है नुका किसी कर्म को धारण करने वाला भी इसी समास के अंतर्गत आएगा। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां विशेषण विशेष से संबंध हो, जहां उपमेय उपमेय संबंध हो या फिर जहां विग्रह करने पे ये शब्द आवे और या कर्म को धारण करने वाला हो, वे शब्द कर्मधारय के अंतर्गत ही जाएंगे। जैसे उदाहरण तो समझ लो ध्यान से, ये उदाहरण समझा रहे बहुत ज्यादा उदाहरण है, उतार लियो एक का उदाहरण उतार लियो भाई। बोल बोल के हम लिखेंगे, लिख लियो तुम नील कमल,
तो या तो नीला है जो कमल, एक तो हमने नीला लिखा, नीला लिख तो ही पता लगा रंग, रंग हो विशेषण, और विशेषण है तो कहाँ चले जाएगा भाई, विशेषण है तो कहाँ चले जाएगा, कर्मधारय में। या फिर पूरा खोल दियो भाई, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, और बीच में क्या आया है जो, और है जो आया तो कहाँ चलेगा, कर्मधारय के। पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, या तो विग्रह करो, विग्रह करने पर क्या रहा बीच में है जो, या फिर पीला पता है हमने विशेषण, और विशेषण है तो कहाँ जाएगा, पहला शब्द विशेषण है तो वो चल जाएगा कहाँ से, कर्मधारय के अंतर्गत। लाल मणि, लाल है जो मणि, या तो पूरा खोल दो, है जो बीच में आया इसलिए कर्मधारय बोल रहे, या फिर बोल दो यू है विशेषण है, और जहां विशेषण आया पहला शब्द तो वो कहाँ चल जाएगा भाई, कर्मधारय के अंतर्गत। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, और है जो आया बीच में तब भी हम कहाँ भेज रहे, कर्मधारय में। या फिर नीला एक शब्द है तो नीला है रंग, और रंग है विशेषण, और विशेषण अगर शुरुआत में आ रहा तो कहाँ भेज देंगे, कर्मधारय के अंतर्गत। मर्ग नैन, मर्ग के समान नैन, समान के समान बीच में आया के समान, या के रूपी, या जैसा, मर्ग के जैसा के समान बीच में आया तो कहाँ जाएगा, कर्मधारय के अंतर्गत। दूसरी बात, पढ़ने से ही पता लग रहा था तुलना हो रही, मर्ग नैन का मतलब मर्ग के जैसे नैन, मुख चंद्र, तुलना हो रही, तुलना हो रही तो उप में उपमान, और उप में उपमान है तो कहाँ जाएगा, कर्मधारय के अंतर्गत जाएगा भाई। देह लता, देह की तुलना हो रही, लता यानी जो देह है वो लता के समान है तो कौन सा है, जहां तुलना की जाएगी वो कर्मधारय। गजगामनी, गज के समान गामन करने वाले, चलने वाली, और जहां तुलना होगी के समान बीच में होगा वहां कर्मधारय। चरण कमल, यानी जो चरण है कमल के समान है, यानी तुलना हो रही, और तुलना हो रही तो कर्मधारय, यानी अपने शब्दों में लिख लोगे। चरण कमल का मतलब है कमल के समान चरण, बीच में के समान आ इसलिए कर्मधारय में भेज दो, या फिर चरण कमल यानी तुलना हो रही थी इसलिए कर्मधारय में भेज दो। गजगामनी, गामनी यानी गामनी मतलब चलने वाली, गज के समान चलने वाली, और के समान बीच में इसलिए कर्मधारय बोल दो, या फिर तुलना की गई इसलिए। देहलता, शरीर की यानी शरीर के मतलब देह की तुलना की गई लेते थे इसलिए कर्मधारय में भेज देंगे। जैसे क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, बीच में रूपिया इसलिए भेज दो, या फिर क्रोध की तुलना अग्नि तक की गई इसलिए भेज देंगे भाई। वज्र देह, वज्र के समान देह, बीच में के समान, वज्र मतलब पत्थर, पत्थर मतलब पाषाण के समय दे, और बीच में के समान आया इसलिए कर्मधारय में भेज दिया हमने। विद्या धन, विद्या रूपी धन, बीच में रूपी है इसलिए कर्मधारय में भेज दिया हमने। कमल रूपी नैन, कमल रूपी नैन इसलिए कर्मधारय में भेज दिया। नरसिंह, नर रूपी सिंह इसलिए कर्मधारय में भेज दिया। और यह क्या बताया कि कर्म को धारण करने की वजह से जब किसी का नाम पड़ेगा, ये जाति नहीं है, सोने का काम करने वाला सुनार है, लोहे का काम करने वाला लुहार है, खेती का काम करने वाला किसान है, इसलिए ये सब जो है जाति सूचक नहीं है, ये जातिवाचक नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं कि जिस कर्म की वजह से किसी का नाम पड़ेगा मैं कर्मधारय के अंतर्गत ही जाऊंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महात्मा, देखियो अगर राष्ट्रपति, राष्ट्र का है जो पति, राष्ट्रपति बीच में विग्रह करने पे है जो है। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में है जो प्रधान, मंत्रियों में है जो प्रधान, प्रधानमंत्री। महात्मा, महान है जो आत्मा, बीच में विग्रह करने पे है जो आया, ये भी कहाँ चल जाएंगे, कर्मधारय के अंतर। ये कर्म धारण करने की वजह से ये विग्रह करने पर पहला इनका शब्द कौन सा है, विशेषण है इसलिए, या फिर तुलना हो रही इसलिए शब्द कहाँ जाएंगे, कर्मधारय के अंतर्गत जाएंगे। एक चीज उतार लेंगे दोस्तों, ध्यान दे एक बात, पहले परिभाषा उतार लो भाई और फिर उसके उदाहरण उतार लियो भाई। कर्मधारय समास, जिस समास का प्रथम पद व उत्तर पद में उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, या फिर विग्रह करने पर है जो के समान या रूपी शब्द प्राप्त होगा, उसमें हम कर्मधारय समास बोलेंगे भाई। लास्ट है भाई बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा देखियो भाई, नुक है जिस समास के दोनों पद गौण होते हैं, गौण का मतलब प्रधान नहीं होते, यानी उनका कोई महत्व नहीं होगा, परंतु दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करें तो उनमें बहुव्रीहि समास कहलाता है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करेंगे तो बहुव्रीहि समास कहलाएगा। एक बात, एक चीज नई चीज जोड़ रहे लेकिन परिभाषा में ना लिखा है, नुक है भगवान के नाम के पर्यायवाची, अर्थात जो शब्दों डायरेक्ट नाम न लेकर इनडायरेक्ट वे में जब नाम लेंगे वे सारे शब्द कहाँ जाएंगे, बहुव्रीहि के अंतर्गत जाएंगे। जैसे लंबोदर नाम किसका है, गणेश का, तो गणेश का पर्यायवाची है दोस्तों, गणेश का पर्यायवाची है, तो लंबोदर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि। गजानन बोल देंगे तो भी किसका है, गजानन गज के समान है, आनंद जिसका मुख है वो भी गणेश की ओर इशारा कर रहा है, गणेश का पर्यायवाची है। वो बोल रहा दशानन, दशानन किसका पर्यायवाची है, रावण का, तो रावण की ओर इशारा कर रहा है दोस्तों। वो बोल रहा त्रिलोचन, जिसके 3 नेत्र है वो शिव की ओर इशारा कर रहा है। वो कह रहा चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला,
वो ब्रह्मा की ओर इशारा कर रहा। वो बोल रहा पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाला कृष्ण की ओर इशारा कर रहा। अर्थात भगवान के नाम के सभी पर्यायवाची इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे चक्रधर, चक्रधर का मतलब चक्र धारण करने वाला, चक्र धारण करने वाला विष्णु, विष्णु की ओर इशारा कर रहा, तो विष्णु का पर्यायवाची है, इसलिए कहाँ भेज दिया, कर्मधारय में। चंद्रशेखर, शिखर पर चंद्र है जिसके, और शिखर पर जो चंद्र है वो कौन है, भगवान शिव की ओर इशारा कर रहा, तो कहाँ चल जाएगा भाई, बहुवीरी के अंतर। नीलकंठ, नीलकंठ यानी नीला है जिसका कंठ, और नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ कर्मधारय में भी कहा था, वहां बोलोगे नीला है जो कंठ, और यहाँ बोलोगे नीला है जिसका कंठ, और किसका कंठ नीला है, वो है शिव की ओर इशारा कर रहा है भाई, यानी शिव का पर्यायवाची है। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, अंबर मतलब कपड़ा, और पीला वस्त्र धारण करने वाला भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है, तो किसकी ओर इशारा कर रहा, कृष्ण की ओर, और भगवान कृष्ण की ओर इशारा कर रहा, तो उसका पर्यायवाची है, तो बहुवीरी में। गजानंद किसका पर्यायवाची है, गणेश का पर्यायवाची है, तो ये चल जाएगा बहुवीरी समास में। चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची है, या चार भुजाएं हैं जिसकी, उसकी ओर इशारा कर रहा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो बहुवीरी के अंदर। लंबोदर गणेश की ओर इशारा कर रहा, दशानन रावण की ओर, त्रिलोचन शिव की ओर, श्वेतांबरी श्वेत वस्त्र धारण करने वाली माता सरस्वती की ओर इशारा कर रहा। तो दोस्तों जो शब्द भगवान के पर्यायवाची हैं वे शब्द कहाँ जाएंगे, बहुवीरी समास के अंतर्गत। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, सारा कंटेंट पहले 1.5-2 घंटे लिखा गया, उसके बाद आप लोगों के समक्ष समझाया गया, और समझाने में भी 1-1.5 घंटा लगा। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों तक ना पहुँचाए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, सब तक पहुँचाए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और अगली क्लास में समास का प्रैक्टिस सेट, यानी समास से संबंधित जिस प्रकार के प्रश्न आप पूछे जा सकते हैं, अगली क्लास में सारे प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।